हेलो बच्चों, आज मैं आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया के बारे में समझा रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दो बातों पर विशेष बल दिया गया है। तो वो दो बातें कौन कौन सी हैं जिन पर विशेष बल दिया गया है? तो पहली है निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व। तो पहला पॉइंट है निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व। और दूसरा है कि समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में समता। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में समता रहे। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु या प्राप्ति हेतु निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या निश्चित करने के लिए विशेष पद्धति अपनाई गई है। तो इन दोनों बातों को प्राप्त करने के लिए तो एक विशेष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है जिसके द्वारा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत भार ज्ञात किया जाता है। तो राज्य विधानसभा की मत संख्या प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ के विधानसभा के कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है। अर्थात किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में उस राज्य के निर्वाचित सदस्य उसका कुल सदस्य उसका हम भाग देंगे। तो उससे जो भागफल प्राप्त होगा फिर उसमें दोबारा से 1000 का भाग देंगे। तो राज्य विधानसभा की मत संख्या प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ के विधानसभा कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है एवं उस भागफल को 1000 से बांट दिया जाता है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में मतभार हेतु 1971 की जनगणना आधार होगी। तो आपके 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों का मतभार 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर निकाला जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में मतभार हेतु 1971 की जनगणना आधार होगी और इसमें परिवर्तन 2026 के पश्चात होगा, यानी तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका सूत्र है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतभार बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। तो अन्य शब्दों में राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या से बांट दी जाती है। विधानसभा में यदि भजन शेष 50% या उससे अधिक आए तो एक मानकर भागफल में जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे इसको और स्पष्ट ढंग से उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कितनी है? 2,57,65,806। और राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो प्रत्येक विधायक का मतभार इस प्रकार होगा। तो राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मतभार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? राजस्थान की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर बटे राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 1971 के अनुसार 2,57,65,806।
बटे 200। तो 200 का भाग देंगे 2,57,65,806 में, तो उसका भागफल आएगा 128। कहने का तात्पर्य 1,28,829। उसमें फिर दोबारा से भाग देंगे 1,000 का। तो 1,000 का 1,28,829 में भाग देने पर भागफल आएगा 128.82। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 82 है। तो इसको आगे के अंक में परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो एक सदस्य का मतवार हो जाएगा 129। ऐसे ही अन्य राज्यों का निकलेगा कि भाई वहाँ की 1971 के अनुसार कुल जनसंख्या भाग उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जो भागफल आएगा उसमें पुनः 1,000 का भाग देंगे और उसके बाद जो भागफल आएगा वह वहाँ के विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य होगा। अब संसद सदस्यों के निर्वाचन का मतवार कैसे निकाला जाता है, तो ये तो अभी हमने विधानसभा के बारे में समझा था। अब हम संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतवार के बारे में समझेंगे। तो संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मतवार निकालने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से बांट दिया जाता है। इसको दोबारा समझिए कि जैसे संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मतवार निकालने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों कुल मतों को, कहने मतलब हमारे पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं उनके कुल सदस्यों के द्वारा जो वोट डाले गए हैं उनकी कुल संख्या में भाग देते हैं। किसका? यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। तो इन्हें यानी संसद सदस्य का मतवार निकालने के लिए सूत्र जो दिया हुआ है कि संसद के निर्वाचित सदस्य का मतवार बराबर सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। माना कि सभी विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या 5,44,971 है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 776। तो यानी भारत में टोटल जो विधानसभा के लिए विधानसभा सदस्यों द्वारा जो वोट डाले गए थे उनकी संख्या कितनी है? 5,44,971। तो उसमें भाग देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का, तो वो कुल कितने? 776। अब आप ये कहोगे कि भाई 776 ये कैसे हुए? तो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं या मैंने आपको समझाया था कि जो वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 545 है, लेकिन 545 में से निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो 543 सदस्य तो हो गए लोकसभा के। उधर राज्यसभा में वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है वो है 245, लेकिन उसमें से निर्वाचित की सदस्य संख्या कितनी है? 233। तो आप 543 और 233 को जोड़ेंगे तो इसका कुल जोड़ बैठेगा 776। तो आपके ऐसे भी जैसे प्रश्न कि भाई संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी होती है? 776। तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मतवार ज्ञात करने के लिए जैसे हम इसको सूत्र को समझ रहे हैं और आगे कि जैसे कुल सदस्यों के द्वारा जो वोट डाले गए थे विधानसभा के उसकी संख्या कितनी है? 5,44,971। उसमें भाग देंगे 776 का, तो भागफल आया आपके
702.28। तो पॉइंट के बाद संख्या कितनी 28 है, तो ये 50 से कम है, तो इसको वापस किया जाएगा, कहने का मतलब 702 ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट 50, 51 या 52 आता, तो ये कुल कितना माना जाता 703। तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद 28 है, तो ये 702 में ही गिना जाएगा। तो यदि वजन शेष 50% या उससे कम है तो उसे अनदेखा किया जाता है, लेकिन यदि शेष 50% से अधिक है तो उसे 1 मानते हुए भागफल में जोड़ दिया जाता है। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ये हमने पाठ की शुरुआत में आपको समझाया था कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वप्रथम विजयी होने के लिए मतों के नियतांश का निर्धारण निम्नांकित सूत्र से किया जाता है। तो हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा पद्धति को अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा पद्धति का मतलब है कि कुल जो वोट पड़े उसका आधा प्लस 1। तो उसी से संबंधित यहाँ पे सूत्र भी है कि न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र है कि डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1। तो आगे भी प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे टोटल वोट पड़े हैं उसमें भाग दे देंगे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी, एक ही तो राष्ट्रपति का पद है, तो 1 + 1 यानी 2। तो कुल डाले गए वैध मतों में हम 2 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो वो न्यूनतम कोटा आ जाएगा। तो इसको और विस्तृत ढंग से यहाँ से आगे समझाया जा रहा है, ध्यान से समझना कि यदि किसी उम्मीदवार को उक्त नियतांश नहीं मिलता है, कहने मतलब जो न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है, जैसे उदाहरण मैंने पहले भी दिया था दोबारा से कि जैसे मान लीजिए टोटल आपके वोट पड़े मान लो 10 लाख, तो 10 लाख में हम भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 5 लाख। फिर उसमें प्लस करेंगे 1। तो जो भी व्यक्ति मतलब चुनाव जीतेगा तो उसके लिए कम से कम कितने वोट आना जरूरी है, 5,01,000। मान लीजिए पहली बार की काउंटिंग में किसी व्यक्ति को 5,01,000 वोट प्राप्त नहीं हुए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर हम उसके बारे में ही समझेंगे कि यदि किसी उम्मीदवार को उक्त नियतांश नहीं मिलता है तो चाहे उसके सबसे अधिक मत हों, निर्वाचित नहीं किया जा सकता। द्वितीय, हर मतदाता को इतने वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होते हैं। तो पहला पॉइंट आप ध्यान से समझिए कि यदि किसी उम्मीदवार को उक्त नियतांश नहीं मिलता है तो चाहे उसके सबसे अधिक मत हों, निर्वाचित नहीं किया जा सकता। जैसे अमूमन लोकसभा, विधानसभा, गांव में ग्राम पंचायत में सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, उनके चुनाव में तो क्या होता है कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनमें से किसी को कितने भी वोट प्राप्त हों इसको निर्धारित नहीं किया, बस इतना देखा जाता है उन सारे प्रत्याशियों सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, और जिसको भी वोट चाहे किसी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा 1 वोट ज़्यादा मिलता है तो उसी को चुना हुआ मान लिया जाता है या जीता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि जो न्यूनतम कोटा है उससे अधिक ही वोट आने चाहिए तभी वो जीता हुआ माना जाए। ऐसे नहीं जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई मान लीजिए 10 लाख कुल वोट पड़े विधानसभा के सदस्यों के, तो 10 लाख में हम भाग देंगे 2 का, तो वो आ जाएगा 5 लाख। उसमें प्लस करेंगे 1, तो 5,01,000।
तो जो सदस्य है उसके कम से कम 5 लाख 1 वोट आएंगे। जैसे मान लीजिए आपके 4 सदस्य चुनाव मैदान में थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पे आगे जैसे समझते हैं कि 4 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, लेकिन मान लीजिए एक को वोट मिले 4 लाख, एक को वोट मिले मान लीजिए 2 लाख, एक को वोट मिले मान लीजिए 3 लाख और एक को वोट मिले 1 लाख। तो उसमें यूँ तो करीबन आपके लाखों का अंतर है, लेकिन जो 5 लाख 1 वोट चाहिए न्यूनतम कोटा का, वो किसी को प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है देखिए, आगे हम लोग समझेंगे। तो दूसरा इसमें पॉइंट है कि द्वितीय, हर मतदाता को इतने वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होते हैं। जैसे हम लोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो क्या होता है, हम वोट डालते हैं तो हम अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति को ही चुनते हैं उसमें। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जो भी वोट डालने वाला व्यक्ति है उसे वरीयता देनी पड़ती है। कि जैसे मान लो कि चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं तो उसकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है, थर्ड चॉइस कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो उसे उसमें बैलेट पेपर में बताना होता है कि मेरी पहली पसंद ये व्यक्ति है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी ये है, चौथी है। तो उसे अपनी पसंद बतानी पड़ती है। तो ये सिर्फ जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, लोकसभा विधानसभा में नहीं होता। हर मतदाता को इतने वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होते हैं। तृतीय, उसको अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करने का अधिकार होता है, यानी उसकी मर्जी है कि वो अपनी पहली पसंद किसे बताता है, दूसरी किसको, तीसरी किसको, चौथी किसको। चतुर्थ, यदि प्रथम वरीयता की गणना में किसी भी उम्मीदवार को नियतांश में मत नहीं मिलते तो फिर दूसरी वरीयता की मतगणना प्रारंभ की जाती है। जैसे पहली मतगणना में किसी को न्यूनतम कोटा के वोट नहीं मिले तो उसमें दूसरी वरीयता निर्धारित की जाती है। पंचम, इस दूसरे चरण में उस उम्मीदवार को मुकाबले से हटाया जाता है जिसको प्रथम चरण में सबसे कम मत मिले। तो जैसे पहली बार की गणना में किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दोबारा से मतगणना होती है, चुनाव नहीं होता, सिर्फ मतगणना होती है। तो उसमें क्या होता है कि जिसके सबसे कम मत होते हैं उस उम्मीदवार को उस सूची से हटा दिया जाता है। तो उस उम्मीदवार के द्वितीय वरीयता के मत जिन उम्मीदवारों को मिले, यानी जिसको हटाया गया है, तो उस उम्मीदवार के वोटों में जो दूसरी वरीयता क्रमांक है उसके वोटों को अलग अलग छांट लिया जाता है और वो जो उम्मीदवार रहे हैं उनके वोटों में उनको काउंट कर दिया जाता है। तो वे उन्हें हस्तांतरित किए जाते हैं। षष्ठ, यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को नियतांश की मत संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। तो इसको अपन और डिटेल में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यह पद्धति निम्न उदाहरण द्वारा और भी अधिक स्पष्ट की जा सकती है। हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में 4 उम्मीदवार हैं, उनके नाम हैं का, खा, गा, घा। तो कुल मतवार, तो यानी टोटल जो वोट पड़े आपके विधानसभा सदस्यों के द्वारा वो हैं आपके 1,40,000। तो प्रथम वरीयता की मतगणना में प्रत्येक को निम्नलिखित मत प्राप्त हुए, यानी जो का उम्मीदवार है उसको मिले 30,000 वोट, खा को मिले 20,000 वोट और गा को मिले 40,000 वोट और गा को मिले 50,000 वोट। अब यहाँ कुल मतवार कितना निकलेगा, जैसे इसमें 1,40,000 है तो 1,40,000 का जैसे न्यूनतम कोटा निर्धारित होगा 1,40,000 बटे 1 + 1, तो यानी 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70,000, उसमें +1 करेंगे तो 70,001।
तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के कोटे में कम से कम कितने वोट प्राप्त होने चाहिए? 70,001। लेकिन जो घा उम्मीदवार था उसको अधिकतम कितने वोट मिले हैं अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा? 50,000। और चुनाव जीतने वाले के लिए कितने होना जरूरी है? 70,001। तो चूंकि प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को नियतांश में मत नहीं मिले, अतः मतों का हस्तांतरण आवश्यक है। और उम्मीदवार खा जिसे सबसे कम मत मिले, यानी खा को कितने वोट मिले थे? 20,000। तो मतों का हस्तांतरण किया जाता है। तो ये जो खा के 20,000 वोट है उसमें दूसरी पसंद कौन है? तो उनकी दूसरी पसंद अलग अलग तीनों की छांट ली जाएगी। तो द्वितीय चरण में उम्मीदवार खा को प्राप्त 20,000 मत शेष रहे 3 उम्मीदवारों में इस प्रकार विभाजित हुए कि का को मिले 5,000, गा को मिले 10,000 और घा को मिले 5,000। तो अब इनको उनके वोटों में, जैसे का के पहले कितने थे? 30,000 थे। तो 5,000 और आगे इनके पास तो कितने हो गए? 35। खा के 20 थे, 10 और जुड़ गए तो 30,000। वो सॉरी, गा के 40,000 पहले थे, 10,000 और आगे तो कितने हो गए इसके? 50,000। और घा के पहले 50,000 थे, 5,000 और आगे तो कितने हो गए? 50,000। लेकिन दूसरी मतगणना में भी वो जो न्यूनतम कोटा है उस तक नहीं पहुंच पाए, यानी 70,001। तो फिर क्या होगा? तो इन तीनों में जो सबसे कम वोट वाला है फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो इन मतों को का, गा और घा के प्रथम मत गणना के योग में जोड़ दिया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? यानी का को मिले 35,000, गा को 50,000 और घा को 55,000। तो स्पष्ट है कि अभी भी किसी उम्मीदवार को नियतांश यानी 70,001 मत प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पूर्व प्रक्रिया को दोहराते हुए न्यूनतम मत प्राप्त उम्मीदवार यानी का के पहली वरीयता के 30,000 मतों की दूसरी वरीयता का विभाजन गा और घा में हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या मत प्राप्त हुए? यानी गा को 50,000 प्लस 11,000। तो यानी जो 30,000 वोट थे उसमें से 11,000 तो मिले थे गा को और घा को मिले थे 19,000। तो 50,000 प्लस 11 ये हो गए 61,000 और वो 55,000 प्लस 19,000 वो हो गए 74,000। तो इसमें जो घा उम्मीदवार है उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया, अर्थात कौन जीता हुआ माना जाएगा? घा, क्योंकि उसने जो 70,001 न्यूनतम कोटा था उससे अधिक वोट प्राप्त कर लिए। तो ये आपके चुनाव पद्धति थी, तो जिसके बारे में और आगे हम लोग आपको